नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों के लिए जीआईसी का जीएस का प्रैक्टिस सेट मैं लेके आया हूँ। चाहे जिस सब्जेक्ट से आपने भरा हो जीआईसी, उर्दू से, हिंदी से, इंग्लिश से, ज्योग्राफी से, चाहे जिस सब्जेक्ट से आपने भरा हो, ये जीएस का जो पोर्शन है ये सभी लोगों को देना है। इसीलिए जीएस का प्रैक्टिस सेट सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। जो 40 नंबर का आएगा सबके लिए ज़रूरी है। मैं जीएस का टेस्ट लेकर आया हूँ। टेस्ट क्या है? ये पुराना पेपर है जो जीआईसी में पूछा जा चुका है। 2009 में ये पूछा गया था। आप देखिए कहाँ से कितने प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। तो इसी क्रम में ये पहला प्रश्न है कि एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्न के संरक्षण पर निर्भर करती है। एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्न के संरक्षण पर निर्भर करती है। मतलब जो जेट इंजन होता है उसकी कार्यप्रणाली जो है वो किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर, या ऊर्जा पर, या रेखीय संवेग पर, या कोणीय संवेग पर। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखिए साथियों। जेट इंजन की कार्यप्रणाली रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। जेट इंजन परिवेश से ऑक्सीजन प्राप्त कर अपने लिए थ्रस्ट प्राप्त करता है। तो आप लोग समझने का एक प्रयास करिए कि ऐसा क्वेश्चन जब फिर आ जाएगा तो क्या करेंगे। ये आपके जीआईसी का ही पेपर है 2009 में जो पूछा गया था कि जो जेट इंजन की कार्यप्रणाली है वो किस पर निर्भर करती है। तो आपने देखा, आपका उत्तर यहाँ से मिला कि रेखीय संवेग संरक्षण पर निर्भर करती है। रेखीय संवेग संरक्षण पर निर्भर करती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। तो अब आगे चलते हैं। फिर पूछा गया है ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ग्रहों का नियम जो है ये केपलर द्वारा बताया गया था। भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है ये, ऊपर का भी और नीचे का भी, दोनों भौतिक विज्ञान का है। तो केपलर जो थे, केपलर महोदय, इन्होंने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। डिस्क्रिप्शन में है कि ये जर्मन गणितज्ञ एवं खगोलविद जॉन केपलर ने किन्हीं भी दो आकाशीय पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए ग्रहों की गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे इन्होंने। तो इस तरह से आपका आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। अब कौन सा ऐसा जीवाणु है, या कौन सा ऐसा विषाणु है, या कौन सा ऐसा कवक है, या कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ है, इनमें से आपको बताना है कि जीवाणुओं द्वारा ये उत्पन्न होता है, या विषाणुओं द्वारा, या कवक द्वारा, या फिर प्रोटोजोआ द्वारा। कुष्ठ रोग। तो उत्तर देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन पर एक नज़र डालिए और देखिए कि कुष्ठ रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा? जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री, बैक्टीरिया का नाम है ये लेप्री, तथा माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस, ये दोनों बैक्टीरिया का नाम है, नामक जीवाणुओं के कारण फैलता है। तो लेप्री और लेप्रोमेटोसिस ये दोनों जीवाणु हैं और इन्हीं के द्वारा कुष्ठ रोग फैलता है। तो आप लोग जान गए कि कुष्ठ रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। अम्ल वर्षा कैसे होती है? तो आप सभी को मैं बता दूं साथियों कि अम्ल वर्षा जो होता है, जो अम्ल वर्षा होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि औद्योगिक निःसृतों एवं विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन एवं बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं।
अब जो है कभी भी किसी भी प्रश्न में अगर आ जाएगा कि अम्लीय वर्षा में कौन कौन से गैस शामिल होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अगर दोनों ऑप्शन है तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अगर एक ही है तो सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो आप नाइट्रस ऑक्साइड लगाएंगे। तो आप जान गए कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड का नाम ही नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड का नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा गया अगले सवाल में कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? आप सभी को हमने पढ़ाया था, बताया भी था कि जो जीन होता है, जीन, वही आनुवंशिकता की इकाई होती है। जीन क्या होता है? आनुवंशिकता की इकाई होती है। तो ये जो पेपर है 2009 में पूछा गया है, जीआईसी में ही पूछा गया है, इसीलिए आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पहला है खान अब्दुल गफ्फार खां, दूसरा है लियाकत अली खां, तीसरा है M.A. जिन्ना, चौथा है मोहम्मद इकबाल। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्हीं को भारत रत्न प्रदान किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इन्हें सीमांत गांधी भी इन्हें ही कहा जाता है। इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। 2 जनवरी 1954 को की गई थी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाने वाले खुदाई खिदमतगार दल के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान प्राप्त करने वाले ये पहले गैर भारतीय थे। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, अगले पे चलते हैं। प्रश्न पूछा गया है अष्टध्यायी लिखी गई थी किसके द्वारा? तो आप सभी लोग जानते होंगे, पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी अष्टध्यायी। एक पुस्तक है जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। नीचे है अष्टध्यायी व्याकरणाचार्य पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। ये नंद शासक महापद्म नंद के मित्र थे। किसके मित्र थे ये? महापद्म नंद के मित्र थे। कौन? पाणिनि। फिर है प्रश्न अगला, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। पुराणों की संख्या पूछा गया है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आप सभी में से 80% विद्यार्थी जानते होंगे कि पुराणों की संख्या 18 होती है। कितनी? 18। डिस्क्रिप्शन देख लें, 18 का नाम शायद इसमें दिया होगा। पहला मत्स्य पुराण, कभी कभी पूछ लिया जाता है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। पहला मत्स्य पुराण है, दूसरा मार्कंडेय पुराण है, तीसरा भविष्य पुराण है, चौथा भागवत पुराण है, पांचवां ब्रह्मांड पुराण है, छठवां ब्रह्मवैवर्त पुराण, सातवां ब्रह्म पुराण, आठवां वामन पुराण। इसका नाम तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जरूर पूछ लिया जाता है कि कितने पुराण थे या सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण और कुल टोटल थे 18। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज का पहला प्रश्न देखिए साथियों, कितना बढ़िया प्रश्न है ये। पूछा गया निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? मैंने बताया था आपको कि 1717 ईस्वी में फर्रुखशियर ने दस्तक दिया था ना अंग्रेजी कंपनी को, दस्तक दिया था अंग्रेजी कंपनी को कि आप शुल्क मुक्त व्यापार करें। पढ़ाया है मैंने आपको बखूबी याद होगा। मुगल शासक फर्रुखशियर द्वारा 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया गया जिसमें अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की सुविधा प्रदान की गई थी। फर्रुखशियर ने कहा कि हमको सालाना आप 3000 दीजिए और आप व्यापार करिए, बिल्कुल किसी जो है बिना शुल्क दिए हुए। अगला प्रश्न है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली में है। तो अगले
प्रश्न पे चलते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि चिश्ती सिलसिले से संबंधित गुरु बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, इनके दो प्रमुख शिष्य थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अलाउद्दीन साबिर। ये दोनों बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत गयासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। चलते हैं अगले सवाल पे। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी। कौन से अधिवेशन में हुई थी पूर्ण स्वराज की स्थापना घोषणा? ये मैंने आपको पढ़ाया है, लाहौर के अधिवेशन में 1929 में। डिस्क्रिप्शन में भी है कि कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करने के लिए पूछा गया है क्रम से। हमने आपको पढ़ाते समय क्लास में कई बार कहा है, बताया भी है कि क्रम से व्यवस्थित करने के लिए ये पूछा जाता है। तो इसमें से असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी चंपारण और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये चारों क्रम से सेट करना है आपको। तो मेरे ख्याल से देखिए, चंपारण आंदोलन जो है ना, वो सबसे पहले हुआ था। गांधी जी जब भारत आए थे, सबसे पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन। उसके बाद जलियांवाला बाग, फिर तो 3 और 2 हो गया। देखिए कहाँ मिलता है ये सी वाला, 3 और 2। चंपारण के बाद जलियांवाला बाग, फिर असहयोग आंदोलन और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। नीचे इसका डिस्क्रिप्शन भी होगा साथियों, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपको शायद याद हो। ये देखिए 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो इस तरह से ये क्रम में हो गए। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? भारतीय राष्ट्रवाद, जो भारत में राष्ट्रवाद हुआ था, वो ब्रिटिश राज का शिशु था, क्योंकि यूरोप के देशों में पहले राष्ट्रवाद हुआ था। तो इसीलिए कथन कहा था, किसने कहा था? बिपिन चंद्र ने कहा, कि आर कोपलैंड ने कहा, कि आर सी मजूमदार ने कहा, कि पी रॉबर्ट्स ने कहा। तो यह कथन जो है एक विदेशी व्यक्ति ने कहा था। किसने कहा था? आर कोपलैंड ने कहा था। क्या कहा था? कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो ब्रिटिश राज का शिशु है। ये लिखा भी है, ये कथन आर कोपलैंड ने कहा था। तो अगला सवाल है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप सभी लोग जानते होंगे। सी गोपालाचारी नहीं थे, अब्दुल कलाम आजाद भी नहीं थे, सच्चिदानंद सिन्हा भी नहीं थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। लिखा हुआ है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, और भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की बैठक आरंभ हुई। संविधान सभा की बैठक कब आरंभ हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ? दिल्ली में। 1946 को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। अस्थायी अध्यक्ष। चूँकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई तथा तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो आपका आंसर भी यहाँ से मिल जाता है, और भी तमाम क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। जो मुस्लिम लीग 1906 में जिसकी स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की, उसने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया?
1922 में, 1928 में, 1944 में या 1940 में? तो मार्च 1940 में ही इसने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया था मुस्लिम लीग ने। डिस्क्रिप्शन देखिए कि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 22 से 24 मार्च 1940 को हुआ था। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसी अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया गया था, जिसके तहत भारत का विभाजन करके एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, तो अगला है, यहाँ से आप डेट ध्यान रखिएगा, 22 से 24 मार्च 1940 को हुआ था मुस्लिम लीग की अधिवेशन लाहौर में। फिर है कि किस अधिकार को B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल एवं आत्मा कहा गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इन दोनों को तो नहीं कहा गया है। अगले पेज पे चलते हैं तो वहीं पर है ऑप्शन, वहीं कहा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, इन दोनों को जो है B.R. अम्बेडकर जो हैं संविधान का दिल एवं आत्मा नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं आगे मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें है, देखिए। समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है तो भीमराव अंबेडकर इसी को क्या मानते हैं? संविधान का दिल एवं आत्मा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है। डिस्क्रिप्शन इसका देखिए, भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 368 तीन प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। कौन कौन से? संसद के साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है, संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन हो सकता है, तीसरा है राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति से संविधान में संशोधन हो सकता है। और ये सारे सभी संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन होंगे। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो इसका डिस्क्रिप्शन पहले देखिए कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। अगर यहीं पे उच्च न्यायालय होता तो वो 226 के तहत। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। कब कर सकता है, किस स्थिति में कर सकता है? देखिए, बाहरी आक्रमण की स्थिति अगर हो जाए तब, या आंतरिक अशांति हो तब, या सशस्त्र विद्रोह हो तब, या सांप्रदायिक संघर्ष हो तब आपातकाल की घोषणा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि आपातकाल की घोषणा जब भारत में बाहरी आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए भारत में, या फिर बाहरी आक्रमण हो जाए, इन दोनों स्थितियों में भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। गला थोड़ा सा बैठा हुआ है साथियों, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कि संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध है। यहाँ से क्वेश्चन आपका तैयार होगा, पूछा जा सकता है किस भाग में है, तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन उपबंध उल्लिखित हैं। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण हो
या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो और इसका खतरा उत्पन्न होने का ऐसा अनुमान हो। 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया। पहले ये क्या था? आंतरिक अशांति। लेकिन 1978 में एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा इस आंतरिक अशांति शब्द को चेंज कर दिया गया और क्या लिख दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। तो अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? समान आचार संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। तो ये जो समान आचार संहिता सिविल कोड है जो इसमें गोवा में लागू है, सिविल कोड यही क्या है? नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है कि नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A या 19(1) में है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में है तथा विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 44 में मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 14 में। फिर अगला क्वेश्चन है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इस्तांबुल है साथियों, ये टर्की में ही है और ये ऐसा नगर है जो पश्चिम का द्वार कहलाता है। ये टर्की का नगर इस्तांबुल पश्चिम का द्वार कहलाता है। इस्तांबुल का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है। तो अगले सवाल पर चलते हैं। पूछा है, फाकलैंड धारा प्रवाहित होती है, कहाँ पर प्रवाहित होती है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे या दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे या अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे या फिर जापान के पूर्वी तट के सहारे? तो जो फाकलैंड धारा है साथियों, ये जो फाकलैंड धारा है ये अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है, अर्जेंटीना के। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें आप लोग। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे फाकलैंड धारा दक्षिण की ओर से आती है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे फाकलैंड धारा दक्षिण अफ्रीका की ओर से आती है। ब्राज़ील धारा, देखिए दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलने वाली ठंडी धारा है ये, ठंडी धारा है ये। ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों धाराएं होती हैं और विश्व भर में चलती हैं, अलग अलग सागर में, अलग अलग समुद्र में चलती हैं, तो उनका अलग अलग नाम भी है। जैसे फाकलैंड जलधारा ये हो गई। तो फाकलैंड जलधारा, एक तो इसकी खासियत ये है कि ठंडी जलधारा है, दूसरा है कि ब्राज़ील धारा और फाकलैंड धारा का मिलन अर्जेंटीना के तट पर होता है। पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील धारा और फाकलैंड धारा का मिलन कहाँ पर होता है? अर्जेंटीना के तट पर होता है। अतः अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे फाकलैंड धारा प्रवाहित होती है। तो ये हो गया। अगले पेज पर चलते हैं। तो अगले पेज पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? साइप्रस, लेबनान, टर्की, यूक्रेन। ये राजधानी है कि पूछ रहा है कि साइप्रस की राजधानी बगदाद है, लेबनान की राजधानी बेरूत है, टर्की की राजधानी अशगाबाद है, यूक्रेन की राजधानी अकमोला है। इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब 3 गलत है इसमें से और एक ही सही है। तो लेबनान की राजधानी बेरूत है, ये आप सभी लोग जानते होंगे, बाकी 3 गलत हो गया। जब एक सही है तो 3 गलत हो गया और जो सही है वही पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है। तो लेबनान, ऑप्शन नंबर बी, लेबनान की राजधानी बेरूत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अलग अलग सभी देशों की राजधानी दी गई है। देखिए, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, लेबनान की राजधानी बेरूत है, टर्की की राजधानी अंकारा है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। अगला प्रश्न है कि बेसपोरस या बोसपोरस या बासपोरस, इसको कई नाम से जानते हैं। बासपोरस जल संधि किसको किसको जोड़ती है? जल संधि वो होती है जो 2 सागरों को आपस में जोड़ती है। काला सागर और एजियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर और भूमध्य सागर, काला सागर और मरमरा सागर। तो आप सभी लोग ये जान लीजिए
कि जो बास्पोरस जल संधि है वो काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है कि बास्पोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। ओडरांटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कर्च जल संधि काला सागर और अजोब सागर को जोड़ती है। डिस्क्रिप्शन जरूर आप देखिए, डिस्क्रिप्शन से आपको 2-3 क्वेश्चंस और मिल जाएंगे। इस तरह से ये 2009 में जो भी जीएस का पेपर हुआ था 24 सवाल हो गए। इसके आगे जो सवाल आया था वो करंट अफेयर्स का था उस समय के, इसलिए उसको हमने लिया नहीं। तो यहीं पर साथियों 2009 का पेपर आपने देखा। अब आप देख लीजिए 2012 का पेपर। तो 2012 का पेपर हम आपको किसी और समय करवाएंगे। फिलहाल आप 2009 का पेपर देखिए और समझिए। डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़िएगा, वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।